हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूट हिंदी के कॉमर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इन वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, हमारे ये वीडियोस कोर्सेज फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप उन्हें हमारी वेबसाइट www.letstut.com पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन के साथ। आज हमारे पास एक नए क्लाइंट आए थे ऑफिस में, मिस्टर एलेक्स। दोस्तों, मिस्टर एलेक्स एक पार्टनरशिप फर्म में उनके 2 फ्रेंड्स के साथ पार्टनर हैं, पर इन तीनों पार्टनर्स के बीच बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, और इसी की वजह से उनके बिजनेस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। इसीलिए सारे पार्टनर्स फर्म को क्लोज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मिस्टर एलेक्स फर्म की क्लोजिंग को लेके बहुत कंसर्न है, इसीलिए वो हमारे पास आए हैं ताकि वो फर्म के शटिंग डाउन के प्रोसीजर के बारे में जान सके और अपने सारे डाउट्स वो क्लियर कर सके। दोस्तों, अकाउंटिंग में बिजनेस को फॉर्मली एंड करना या क्लोज डाउन करने की इस एक्शन को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऐसे टर्म किया जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर अपने कनेक्शंस फर्म के साथ नहीं रखते और बाकी के पार्टनर्स बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि जब सारे पार्टनर्स फर्म के साथ अपने कोई कनेक्शंस नहीं रखते और बिजनेस क्लोज हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम पहले वो 5 इजी स्टेप्स को, पॉइंट्स और सिनारियोस के पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं और फिर मिस्टर एलेक्स के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और उसी के साथ सारे स्टेप्स और सिनारियोस का मतलब भी समझेंगे। फर्म के डिसोल्यूशन प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। कैश एंड कैपिटल बैलेंस को उनके स्पेसिफिक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना होगा। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। एसेट के सेल और टेक ओवर को रिकॉर्ड करना होगा। एसेट और लाइबिलिटीज़ के सेल और टेक ओवर्स और दूसरे कोई एक्सपेंसेस हो डिसोल्यूशन के, उसे भी रिकॉर्ड करना होगा। अकाउंट्स को सेटल करना होगा और सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट करना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम 5 जनरल सिनारियोज जो पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन में हो सकते हैं उनके पॉइंट्स देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मिस्टर एलेक्स को हमसे क्या क्वेश्चंस करने हैं। फर्म की डिसोल्यूशन प्रोसेस लॉन्ग है? नहीं, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले आपको सारे एसेट सेल करने होंगे जिससे आप कैश में कन्वर्ट कर पाओगे, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। और फिर एसेट्स की यही सेल प्रोसीड से लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है। मिस्टर एलेक्स ने फिर दूसरा क्वेश्चन किया कि डिसोल्यूशन प्रोसेस को हम हमारी अकाउंटिंग बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करें, क्योंकि सोल्ड और अनसोल्ड एसेट्स का ट्रैक रखना बहुत डिफ़िकल्ट होगा और कौन सी लाइबिलिटीज़ पेड नहीं की गई उनका ट्रैक रखना भी डिफ़िकल्ट होगा। ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे, जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि ये सारे अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये सारे अकाउंट्स इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस ही इन्हीं से रिलेटेड होता है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम आपको इन अकाउंट्स के नीड और प्रिपरेशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको एक अच्छा पिक्चर मिलेगा इन अकाउंट्स के बारे में। हम आपको पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे जो बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है एक सैम्पल बैलेंस शीट से। चलिए, हम सबसे पहले सारे बैलेंसेस उनके स्पेसिफिक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब ये दोस्तों कि कैश एंड बैंक का बैलेंस हम कैश एंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसी तरह पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब मिस्टर एलेक्स को रियलाइजेशन अकाउंट की नीड के बारे में जानना है। डिसोल्यूशन प्रोसेस पर प्रॉपर कंट्रोल रखने के लिए और एसेट्स के सेल और लाइबिलिटीज़ के पेमेंट्स को प्रॉपरली मॉनिटर करने के लिए हम सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, प्रोविजंस और जनरल रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एक्सेट्रा को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। हम इन सब को इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि वो रियलाइज़ नहीं है और वो किसी आउटसाइडर को पे भी नहीं किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें प्रॉफिट का पार्ट है जो पार्टनर्स शेयर करते हैं, इसीलिए पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है।
पर दोस्तों अगर कोई लाइबिलिटी दी गई है इन फंड्स के अगेंस्ट तो उस पर्टिकुलर फंड को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इन्वेस्टमेंट 10,000 दिया गया है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया गया है 5,000, तो फिर ये दोनों चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगी। उसके बाद जो एसेट सेल किए गए हैं उन्हें सेलिंग प्राइस पर कैश एंड बैंक से रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे। चलिए अब हम अज्यूम करते हैं कि एसेट कोई पार्टनर लेके गया है, तो फिर इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट को उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। बिजनेस में ऐसी कोई मशीनरी या एसेट भी हो जो कम्प्लीटली डेप्रिसिएट हो चुकी हो पर अभी भी बिजनेस में फिजिकली प्रेजेंट है, तो अगर ऐसी किसी एसेट से बिजनेस को कोई अमाउंट रियलाइज होता है तो ऐसे अनरिकॉर्डेड एसेट से उस अमाउंट को रिकॉर्ड करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर। ऐसे ही अगर कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी है जो एक्चुअल लाइबिलिटी बन जाती है, जिसे पे करना हो जब फर्म डिसॉल्व होने वाली हो, तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा और कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। दोस्तों हमें एसेट सेल करने से जो रेवेन्यू मिला है उससे हम लाइबिलिटी को पे करेंगे और जैसे पार्टनर एसेट टेक ओवर करते हैं वैसे ही वो लाइबिलिटी भी टेक ओवर कर सकते हैं और उस टेकन ओवर लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। पर दोस्तों एसेट को सेल करते टाइम और लाइबिलिटीज़ को पे करते टाइम भी कुछ एक्सपेंसेस इनकर होते हैं। उन एक्सपेंसेस को हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करते हैं और कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। और अगर कोई पार्टनर डिसोल्यूशन एक्सपेंस करते हैं तो उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ये सारे स्टेप्स करने के बाद हम फाइनली चेक कर सकते हैं कि बिजनेस में सरप्लस है या डेफिसिट और फिर उससे सारे पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है सरप्लस और डेफिसिट में, मतलब कि बिजनेस या सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा और ऐसा भी हो सकता है कि सरप्लस और डेफिसिट दोनों में से कुछ भी ना हो। चलिए अब हम ये पॉसिबिलिटीज़ समझ लेते हैं। जब दोनों सरप्लस और डेफिसिट नहीं होता है, दोस्तों हम अज्यूम करते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बुक वैल्यू पर सेटल हो गए हैं, तो फिर इसे रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप सेटल हो जाएगा। फिर हमें कैश और बैंक अकाउंट में जो बैलेंस मिलेगा उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पेमेंट भी हो जाएगी और ये अकाउंट भी सेटल हो जाएंगे। चलिए हम अज्यूम करते हैं कि हमें एसेट्स को बुक वैल्यू प्लस 20% पर सेल किया है और लाइबिलिटीज़ को बुक वैल्यू लेस 10% पर पे किया है। ऐसे केसेस में पार्टनर्स को सरप्लस हो जिसे हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा वो भी उन्हें मिलेगा। ये ज़रूर नोट करिएगा कि जब भी हम कोई सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट कर लेते हैं रियलाइजेशन पर और हमारे पास कोई सरप्लस है, तो सबसे पहले अगर कोई लोन लिया गया है पार्टनर्स से वो पे होगा और फिर उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पे होगा। दोस्तों ये नोट रियलाइजेशन पर मिले सरप्लस के लिए थी, पर अगर हमें रियलाइजेशन पर डेफिसिट मिला तो क्या करेंगे हम? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमने एसेट को बुक वैल्यू 10% पर सेल किया है और लाइबिलिटीज़ को उनकी बुक वैल्यू पर ही सेटल किया है, तो हमें लॉस मिलेगा। दोस्तों प्रॉफिट की तरह इस लॉस को भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमने ये पहले सेशन में पढ़ा था कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसीलिए लॉस को सारे पार्टनर्स बेयर करेंगे और लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल में एडजस्ट किया जाएगा। लॉस एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल बचता है पार्टनर्स को सिर्फ वही कैपिटल मिलेगा। हम होप करते हैं कि आपको अभी तक प्रोसेस समझ में आ गया है। चलिए अब हम एक नई सिचुएशन समझते हैं। अगर एसेट को बहुत लो प्राइस पर सेल करना पड़े और कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट भी हो जाता है, तो फिर क्या होगा? ये सबसे वर्स्ट केस में होगा फर्म के लिए। सबसे पहले हमने जितना अमाउंट रियलाइज़ किया है एसेट सेल करके, प्लस हमारे पास कितना कैश और बैंक बैलेंस है, इन सब से हम लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करेंगे। अब दोस्तों जो भी लाइबिलिटीज़ पे नहीं हो पाई है क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस नहीं है, उसके लिए एडिशनल कैपिटल लाया जाएगा, जिससे बाकी की लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हो जाएगी। चलिए अब हम एडिशनल कैपिटल की एंट्रीज देखते हैं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स बेयर करेंगे।
अब हम अज्यूम करते हैं कि एक पार्टनर अपना लॉस का शेयर नहीं पे कर पाएगा। ऐसे केसेस में उस पर्टिकुलर पार्टनर का लॉस बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स बेयर करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और इसकी एंट्री ऐसे की जाएगी। अब हम लास्ट और फाइनल पॉसिबिलिटी देखते हैं। ये सिर्फ रेयर केसेस में होती है कि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं और बिजनेस में भी लॉस हुआ है। ऐसे केस में जो लाइबिलिटीज सेटल नहीं हुई है उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि वो रियलाइज़ नहीं हुई है, और इन लाइबिलिटीज़ को हम डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और लाइबिलिटी अकाउंट को क्लोज कर देंगे। और इसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी सेटल करेंगे और बैलेंस को डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और एंड में डेफिशिएंसी को भी सेटल कर देंगे। तो ये थी सारी पॉसिबिलिटीज़ जो जनरली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम हो सकती है। हम होप करते हैं कि आप सब भी मिस्टर एलेक्स की तरह सेटिस्फाइड होंगे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ और आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो इस सेशन में बस इतना ही। हमें आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आ गया होगा। और भी ऐसे सेशंस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।